गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस का हम कर रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। पैडागोजी ऑफ हिंदी और मैथमेटिक्स की ब्लूम टैक्सोनॉमी हम कर चुके हैं। वैसे तो टैक्सोनॉमी सेम है किसी भी सब्जेक्ट की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। चलिए, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम ने जो अपने डोमेन बताए हैं उनका वर्गीकरण यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी शब्द है, ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है इसको हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण करना, ठीक है। तो ब्लूम द्वारा जो डोमेन बताए गए हैं, 3 डोमेन बताए गए हैं, उनका वर्गीकरण हम यहाँ पर करेंगे। तो शिक्षण उद्देश्य व शैक्षिक क्रिया है, शैक्षिक कार्य है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें सबसे अधिक जो योगदान दिया था वो ब्लूम ने दिया था, ठीक है। इस वर्गीकरण को मानसिक विकास के 3 पक्षों ज्ञान, भावना, कर्म के आधार पर विकसित किया गया है, जिन्हें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। तो ब्लूम के द्वारा 3 डोमेन बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम तथा उसके साथियों के द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। और ये जो वर्गीकरण किया गया था, ये किया गया था 1956 में, ठीक है। तो ब्लूम के द्वारा 3 डोमेन बताए गए हैं। कौन सा? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। भावात्मक अलग जो उनके साथी थे, साथ में मिलकर उन्होंने डोमेन का वर्गीकरण किया है, भावात्मक पक्ष का। और जो क्रियात्मक पक्ष है उसमें भी अलग हैं, जिन्होंने मिलकर, साथ में मिलकर, ब्लूम के साथ मिलकर इनका वर्गीकरण किया है। और जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका किसने वर्गीकरण किया है? वो किया है ब्लूम के द्वारा। इसलिए तीनों में ब्लूम शामिल थे, इसलिए इसको कहा गया है, मेन जो इसको नाम दिया गया है वो दिया गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी। और ये कब किया गया था? 1956 में इनको वर्गीकृत किया गया था ज्ञानात्मक को, ठीक है। भावात्मक को किया गया था 1964 में। 1964 में ब्लूम के साथ कृतवाल और मसिया, या फिर इसको मासिया भी कह सकते हैं, इनका नाम था। इन्होंने भावात्मक पक्ष पर इनका वर्गीकरण किया था। उसके बाद है 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। तो तीनों में ब्लूम साथ में शामिल थे। और टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण की एक पद्धति, ठीक है। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण की एक पद्धति। वर्गीकरण हम करते हैं, और किसका वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है? तीनों डोमेन्स का किया गया है, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक का, ठीक है। और किस किस ने दिया है और किस ईयर में दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद है, हम देखेंगे कि कौन कौन सा है। ब्लूम द्वारा वर्गीकृत 3 क्षेत्र हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। एक बार इनको देख लेते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष क्या कहता है, भावात्मक क्या कहता है और क्रियात्मक क्या कहता है, ठीक है। तो ज्ञानात्मक किसने दिया था? ये ब्लूम ने दिया था, 1956 में दिया था। ज्ञानात्मक क्षेत्र में केवल उन शैक्षिक उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध ज्ञान, पहचान। तो ज्ञानात्मक पक्ष में, ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या होगा? हम चीज़ों को देखेंगे, पहचानेंगे, याद करने तक की, मतलब जितनी भी क्रियाएं होती है दिमाग के द्वारा, दिमाग से हम जो भी देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं, यहाँ तक कि रट्टाफिकेशन जो करते हैं बच्चे, तो वो सब किस पक्ष में आएंगे? वो कहाँ पर आएंगे? वो सभी आएंगे ज्ञानात्मक क्षेत्र में, ज्ञानात्मक पक्ष में, ठीक है। उसके बाद है भावात्मक। इस क्षेत्र में उन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जो रुचियों, दृष्टिकोण या फिर मूल्यों के साथ संबंधित होते हैं। ये आंतरिक भावों और संवेगों से भी संबंधित होते हैं। यहाँ पर हमारी इमोशनल कैसे, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, इन सब चीज़ों को इस क्षेत्र में या फिर इस डोमेन में रखा गया है, ठीक है, फीलिंग्स को। उसके बाद है क्रियात्मक क्षेत्र। इस क्षेत्र में शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण व कौशल को शामिल किया गया है, ठीक है। इन कौशलों के विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक काम जो हम करते हैं, फिज़िकली हम किसी चीज़ में जब इन्वॉल्व होते हैं, हमारे हाथ पैर काम करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें, जो सारे कौशल होंगे वो कहाँ पर आएंगे? वो आएंगे हमारे क्रियात्मक क्षेत्र में। और इन कौशलों के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? अभ्यास की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर 3H फॉर्मूला काम करता है। 3H कैसे काम करेगा? जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है वो हमारा कहाँ से? दिमागी क्षेत्र जो होगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा हेड। और ये जो भावात्मक है ये होगा हमारा हार्ट, ठीक है। और जो हमारा क्रियात्मक है ये होगा हमारा हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम करती हैं वो क्या काम करती हैं?
3H फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है, ठीक है। 3H फॉर्मूला काम करता है यहाँ पर। हमारा हेड, हैंड और हार्ट तीनों चीज़ मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गए। चलिए उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ब्लूम के द्वारा जो 3 क्षेत्र बताए गए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होगा। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को क्रियात्मकता के निम्नतम से उच्चतम स्तर के आधार पर 6 भागों में इसको बांटा, 6 वर्गों में इसको बांटा गया है, 6 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब ये कैसे होता है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बताया गया था वहाँ पर कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को निम्न से लेकर उच्चतम स्तर के आधार पर 6 वर्गीकरण या फिर 6 भागों में इसको बांटा है। तो ये हो गए हमारे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये जो 3 स्तर हैं, जो पहले 3 स्तर हैं, इसको कहा गया है निम्न स्तर, ठीक है। निम्न स्तर इसको कहा गया है, और जो ऊपर के 3 हैं इसको कहा गया है उच्च स्तर, ठीक है। तो ये सरल से लेकर जटिल के क्रम में व्यवस्थित इनको किया गया है। 6 हैं, 6 पार्टों को 2 भाग में भी बांटा गया है। एक तो हो गया हमारा निम्न स्तर, दूसरा हो गया उच्च स्तर। पहले जो 3 पार्ट होंगे और ये ऐसे चलेंगे, हमेशा ऐसे होंगे, ये नहीं कि हम ऊपर से नीचे इनको लेकर आएंगे, नहीं, इनका जो क्रम होगा वो नीचे से लेकर ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो 3 अलग अलग स्टेजेस, 2 अलग अलग स्टेजों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो निचला स्तर होगा, जैसे ज्ञान है, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बता देती हूँ आप। जो निचला स्तर है ज्ञान का, ये बहुत ही लोअर में आ जाता है, मतलब बहुत ही निचला स्तर आ जाता है। चीज़ों को सिर्फ देखना है और चीज़ों को याद करना है, सिर्फ रट्टाफिकेशन यहाँ पर करना है। उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, उन चीज़ों को अप्लाई करना है, फिर चीज़ों को टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। टुकड़ों में बांटने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर हम उसका संश्लेषण करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे इवैल्यूएशन एक ही चीज़ का, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि निम्न से उच्च स्तर में इनको 6 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। 6 वर्ग हमने देख लिए, और ये भी देख लिया कि कैसे निम्न से उच्च स्तर में इसको बांटा गया है, जिन्हें सरल से लेकर जटिल के क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। उसके बाद इनका जो ज्ञानात्मक जो पक्ष है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इनको भी इन्होंने वर्गीकृत किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान। ज्ञान के बारे में इन्होंने क्या बताया है, ज्ञान कौन सा, निचला स्तर है, ठीक है। अभी जो हमने 6 डोमेन देखे थे, 6 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया था, तो सबसे निचला स्तर कौन सा है, ज्ञान का है, ठीक है। यह ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित लक्ष्यों का निम्नतम स्तर है, सबसे निचला स्तर है, जिसमें विद्यार्थी परंपराओं, वर्गीकरणों, मापदंडों तथा नियमों और सिद्धांतों का प्रत्यस्मरण करते हैं। उन चीज़ों को याद करते हैं, जो चीज़ें उनको बताई गई वो चीज़ उन्होंने याद कर ली। छोटी क्लासों में होता है ना कि काउंटिंग याद कराते हैं, जो टेबल्स होती हैं वो उनको याद कराते हैं। उनको नहीं पता कि आगे चलकर ये कहाँ पर काम आएंगी, हमें क्यों काउंटिंग सिखाई जा रही है, क्यों हम टेबल्स सिर्फ रट्टाफिकेशन हम कर रहे हैं, आगे चलकर उन्होंने कुछ नहीं पता, सिर्फ उनको रट्टा लगाना है। तो जो ज्ञान का जो स्तर है, यहाँ पर क्या होता है, चीज़ों में जो विद्यार्थी हैं स्टार्टिंग से ही क्या करते, जो परंपराएं जो बता दिया, फैमिली ने जो परंपराएं बता दी कि हमारी फैमिली में ऐसे ऐसे होता है, ये हमारी परंपराएं हैं, बच्चों ने मान लिया, ठीक है। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उन्होंने जो कहा वो मान लिया, ठीक है। कि सुबह उठना है तो सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी उठना है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों उठना है, क्या काम करना है, नहीं, सिर्फ उनको जो बता दिया उन्होंने सीख लिया उस चीज़ को, ठीक है, नॉलेज उनकी हो गई, ठीक है। जो मापदंड है या फिर जो नियम कानून है, उनको याद करना, चीज़ों को देखना, उनको याद करना, ठीक है। ये सब हमारे कहाँ पर आएंगे, ज्ञान के पक्ष में आएंगे, ठीक है। उसके बाद है, और उनकी पहचान करता है, विषय वस्तु की दृष्टि से इस वर्ग को भी 3 स्तर में बांटा गया है। ये जो ज्ञान है इसको भी 3 स्तर में बांटा गया है। पहला है विशिष्टताओं का ज्ञान, और जो विशिष्टता का ज्ञान है
इसका अर्थ होता है विशिष्ट शब्दावली तथ्य या फिर सूचनाओं का प्रत्यय स्मरण करना। यह जो ज्ञान था उसमें हमने देख लिया, चीज़ों को रट्टाफिकेशन करनी है, चीज़ों को याद करना है, किसी चीज़ को देखा, उसको समझ लिया, उसको याद कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद है इनको भी इन्होंने उपवर्गों में बांटा हुआ है। 2 उपवर्ग हैं इसके, शब्दावली का ज्ञान और विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, ठीक है। आपको इसको डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही लिखाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है विशिष्टताओं से संबंधित उपायों और साधनों का ज्ञान। उसके बाद है लास्ट में सार्वभौमिक और अमूर्त विचारों का ज्ञान। तो ये जो 3 उपवर्ग बताए गए हैं ज्ञान के अंदर, विशिष्टताओं का ज्ञान है, विशिष्टताओं से संबंधित उपाय और साधनों का ज्ञान है, और सार्वभौमिक और अमूर्त विचारों का ज्ञान है। तो ये आपको इसके उपवर्ग बताने हैं और इसके भी सब पार्ट्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपको डिटेल में नहीं लिखने हैं, सिर्फ इनके 1-2 लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे इस नोट्स में बताया गया है, ठीक है, जो इस नोट्स में लिखा गया है। तो ज्ञान क्या है ये आपको समझ में आ गया। निचला स्तर है ज्ञानात्मक उद्देश्य का। उसके बाद है बोध। तो जो दूसरा स्तर है बोध, जिसको हम कहते हैं कि ये ज्ञान पर आधारित होता है, दूसरा स्तर है, निम्नतम स्तर का दूसरा ये स्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉलेज में क्या किया था, चीज़ों को देखा था, समझा था और चीज़ों को रटा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो चीज़ देखी है बच्चे ने, जो चीज़ समझी है, उसको अपने शब्दों में कैसे वो व्यक्त करते हैं, अपनी सूझबूझ से कैसे वो व्यक्त करते हैं। किसी चीज़ के बारे में बच्चों ने पढ़ लिया, उसको रट लिया, उसके बाद बच्चे कैसे अपनी सूझबूझ से अपने व्यूज़ में कैसे उसका आंसर देते हैं या फिर अपने शब्दों में कैसे उसको वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, बच्चों ने समझ लिया अपनी क्लास में उसको या फिर रट लिया, उसके बाद टीचर कहेंगे कि हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसको बताओ। तो बच्चे क्या है, अपने व्यूज़ देंगे, अपनी भाषा में उसको वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो ये ज्ञान पर आधारित होता है। ज्ञान के बिना बोध नहीं हो सकता है। बोध का अर्थ तथ्य, विचार, विधियों, प्रक्रियाओं, नियमों और सिद्धांतों की बुनियादी सूझबूझ से है, ठीक है। अपने व्यूज़ अपनी भाषा में कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं जो चीज़ों को बच्चों ने समझा है। बोध में उद्देश्य के 3 प्रकार की क्रियाएं शामिल होते हैं या फिर 3 उपवर्ग हम इसको कह सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव के जो बोध हमारा दूसरा स्तर है, उसके कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। एक तो हो गया हमारा अनुवाद, अपने शब्दों में बच्चे अनुवाद करेंगे। दूसरा हो गया विवेचना करना, उदाहरण देना। उसके बाद है उसका उल्लेख करना, ठीक है। तो बोध के कितने हैं, बोध दूसरा स्तर है और बोध के उपवर्ग कितने हैं, 3 उपवर्ग हैं इसके। उसके बाद है प्रयोग करना। जब बच्चे क्लास में जाएंगे, क्लास में टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद क्या होगा, बच्चों ने देख लिया, समझ लिया, अपने व्यूज़ में अपना जो व्यूज़ हैं बच्चों का अपनी भाषा में उन्होंने बता दिया। उसके बाद है अप्लाई करना, ठीक है। जो बच्चों ने क्लास में पढ़ा है, जो चीज़ों को समझा है क्लास में, उसको वो अपनी रियल लाइफ में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए क्लास में किसी बच्चे ने वाटर के बारे में कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है। टीचर ने बता दिया कि जल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जल को हम कैसे बचा सकते हैं या फिर जल का हम मिसयूज़ होने से कैसे बचा सकते हैं। बच्चों ने पढ़ लिया, उसको समझ लिया। उसके बाद बच्चे अप्लाई कैसे करेंगे उसको अपनी रियल लाइफ में, ठीक है। कहीं पर भी अगर नल खुला हुआ देख लिया बच्चों ने तो उसको बंद करेंगे। अगर किसी भी जगह से लीकेज हो रहा है, पाइप से लीकेज हो रहा है, तो उसको ठीक करेंगे। या फिर अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि हमने आज अपनी क्लास में जल के बारे में पढ़ा था कि अगर हमने जल को नहीं बचाए रखा, अगर हम इसी तरीके से जल का मिसयूज़ करते रहे, तो आगे चलकर फ्यूचर में हमारे पास जल ही नहीं रहेगा। तो ऐसा क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बच्चों ने उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया, प्रयोग किया है, ठीक है। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में लागू करना। बच्चों के पास नॉलेज तो है, वो अपनी भाषा में भी दूसरों को समझा सकते हैं, अपनी सूझबूझ से दूसरों को बता सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में, जो भी उनकी लैंग्वेज होगी, ठीक है, जो भी उनके व्यूज़ होंगे। उसके बाद प्रयोग कैसे करेंगे, ये सब तो ठीक है, उनके पास तक नहीं रहा। यहाँ पर बच्चों को अप्लाई करना है, जो भी बच्चों ने क्लास में पढ़ा है, जो भी उनकी टीचर्स ने उनको बताया है, ठीक है। उस समस्या के समाधान को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, उस नॉलेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह ज्ञान को कौशलों में परिवर्तित कर देता है। जो बच्चों ने नॉलेज ली है,
नॉलेज लेने के बाद बच्चों ने काम किया है उस पर, उसको अप्लाई किया है। कौशल यहाँ पर ऐड हो रहा है, मतलब बच्चे की एक्टिविटी यहाँ पर, बच्चे का जो हम कहेंगे कि हाथ पैर उसके यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कौशल जो बच्चों ने ज्ञान लिया है, जो बच्चों ने सीखा है, उसको बच्चे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चों की जो सोच है, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको हम ऊपरी लेवल तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, नीचे से हमने स्टार्ट किया था, सरल से हमने स्टार्ट किया था, हम उनको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, जटिल तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है कि किसी बड़े टॉपिक को समझने के लिए छोटे छोटे भागों में उसको बांटना, इससे नए ज्ञान का निर्माण करना और नए विचारों को खोजना। विश्लेषण के 3 स्तर हैं और कौन कौन से हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या होगा विश्लेषण में, टुकड़ों में बांटना किसी भी चीज़ को, या फिर किसी भी टॉपिक को टुकड़ों में बांटना। अब कोई टीचर है बच्चों से कहेगा कि आप बताओ ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, ज्वालामुखी के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। ज्वालामुखी कैसे फटता है, ज्वालामुखी के लाभ क्या हैं, ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, ज्वालामुखी से आने वाले हानियाँ क्या हो सकती हैं। तो क्या है, वो टुकड़ों में है सारी चीज़ें। ठीक है, तो बच्चों ने ज्वालामुखी के बारे में नहीं बताया, बल्कि ज्वालामुखी से होने वाली हानि, लाभ या फिर प्रकार के बारे में बताया। तो टुकड़ों में बात की है उन्होंने, बच्चों ने। ठीक है, और अपने ज्ञान के बारे में बताया कि उनके पास क्या क्या नॉलेज थी। ठीक है, तो विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी बड़े टॉपिक को छोटे भागों में बांटना और उसे सीखना। और ये 3 भाग हैं इसके, तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण और व्यवस्थित नियमों का विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद है संश्लेषण। इसमें क्या होगा वो देखेंगे। इसमें विश्लेषित किए गए तथ्यों का संश्लेषण करके एक नए और पूर्ण रूप की रचना की जाती है। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मक योग्यताओं का विकास किया जाता है। यह निश्चित रूप से अधिगम का उच्चतम स्तर है। जो स्तर हमने देखे थे विश्लेषण के बाद संश्लेषण, उससे भी ऊपरी वाला स्तर आता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने जो सीखा है उसका क्या करेंगे, एक नया रूप लेकर आएंगे, कुछ अलग करने की कोशिश यहाँ पर की जाए, जिससे क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया है क्लास में, तो टीचर उनको बताएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक बता दिया बच्चों को कि ज्वालामुखी का ऐसे मॉडल तैयार होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल से बात कर लेते हैं कि मॉडल ऐसे ऐसे तैयार होता है, तो बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है यहाँ पर कि हम कैसे एक नए मॉडल को बना सकते हैं। तो उस मॉडल से बच्चों में एक अलग क्रिएटिंग थिंकिंग पैदा होगी कि जो मैडम ने हमें बताया है हम उससे थोड़ा सा कुछ अलग कर सकते, कुछ अलग क्रिएटिविटी हम उसमें कर सकते, तो नए विचार यहाँ पर पैदा होंगे बच्चों में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा इवैल्यूएशन। यह विद्यार्थियों में उस योग्यता का विकास करता है जिसके द्वारा ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण से प्राप्त उसकी उपलब्धियों की उचित जांच करता है। यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीजिए कि आपको किसी अच्छी सी कंपनी का फ़ोन ख़रीदना है। ठीक है, अच्छी क्या, आप बस ये लगा लीजिए कि आपको फ़ोन ख़रीदना है कोई, और आप ये देखोगे कि मार्केट में कौन कौन से नए फ़ोन लॉन्च हुए हैं, 5G कौन सा हुआ है, अगर 4G है तो उसमें कौन कौन से फ़ीचर्स है। तो आप सभी को देखोगे कि इसमें क्या खासियत है, इसकी रैम कितनी है, इसमें कितनी स्टोरेज है, बैटरी बैकअप क्या देता है, इसका प्राइस कितना है। तो आप अलग अलग चीज़ों को देखोगे, अलग अलग फ़ोन्स को देखोगे, उसका एनालिसिस करोगे। उसके बाद में आप लास्ट में एक डिसीज़न पर पहुंचोगे कि मुझे ये लेना है, ये मेरा फाइनल हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसका इवैल्यूएशन किया है, सारी चीज़ों को देखा है, समझा है, और किसी चीज़ को आपने अप्लाई किया। अगर बाय चांस आपके फ्रेंड के पास, किसी के पास वो फ़ोन है जो आप लेना चाहते हो, तो आप उसको यूज़ अगर आपने किया हुआ है तो आप देखोगे कि इसमें नहीं, ये तो ये कमियां हैं, अगर ये अच्छी चीज़ें हैं इसमें तो मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके लास्ट पे आप किस रिज़ल्ट तक पहुंचते हो, क्या आपने इवैल्यूएशन किया है। ठीक है, लास्ट में किसी रिज़ल्ट तक पहुंचना, बाद में फाइनल आपका रिज़ल्ट क्या होता है, इसको कहा जाएगा मूल्यांकन। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की ब्लूम टैक्सोनॉमी का, सिर्फ हमने ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा है आज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के बारे में, ठीक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या है आपको आई होप समझ आ गया होगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है और ब्लूम के द्वारा बताए गए ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कैसे किया गया है ये भी आपको पता चल गया। तो नोट्स आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई कमी नज़र आई है तो वो भी बताना, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है वो भी आप बताना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। थैंक यू।